हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम सब मल्टीपल सेल्स के ऑर्गेनिज्म हैं और हम सब कहीं ना कहीं एक जाइगोट से सेल डिवाइड होते होते आज मल्टीपल सेल्स के ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि एक जाइगोट जो है जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स होता है, तो ये जब डिवाइड करता होगा, मदर सेल जब डिवाइड करता होगा डॉटर सेल में, तो फिर एक डॉटर में 23 और एक डॉटर में 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। डिवाइड होगा तो यानी कि क्रोमोसोम नंबर भी तो बटेगा ना। तुम इमेजिन करो कि एक माँ है जो अपने दोनों ही बेटों के तरफ संपत्ति बांटना चाहती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि माँ तो कभी पार्शियलिटी करेंगी नहीं, तो अपनी संपत्ति को आधा आधा बांट देंगी। लेकिन ये लॉजिक यहाँ मत लगाना, क्योंकि ये कोई संपत्ति तो है नहीं। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तुम्हारा हर एक बॉडी का हर एक रूप रंग से लेकर हर चीज डीएनए में ही स्टोर्ड होता है। तो डीएनए को डिवाइड कर देना, आधा आधा कर देना, यानी कि इंफॉर्मेशन को आधा आधा कर देना। तो यानी कि तुम बोलना चाहते हो कि इस सेल में आधे इंफॉर्मेशन है और इस सेल में आधे इंफॉर्मेशन है। फिर जब ये डिवाइड करेंगे तो अगेन आधे आधे हो जाएंगे और ऐसे तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कम होते जाएगा। जैसे जैसे सेल डिवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन घटते जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं होता। तुम इमेजिन करो तुम्हारा एक सेल है और कल को वो डिवाइड करे और दूसरा सेल प्रोड्यूस करे। स्किन सेल का बात कर रही हूँ। तो फिर पहले स्किन सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे और उसी से डिवाइड होके जब दूसरा स्किन सेल बना तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो दीदी फिर कैसे डिवीजन होगा? देखो होता क्या है, ये 46 अपना एक रेप्लिकेशन तैयार करते हैं, यानी कि ये रेप्लिकेट कर जाते हैं, ये डबल हो जाते हैं मात्रा में। और फिर डबल होने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो इसके पास अगेन 46 और इसके पास अगेन 46 आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक जरा ध्यान से समझना। देखो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखो, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में मेजॉरिटी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और वो चैप्टर से बहुत नफरत करने लग जाते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है और तुम देखे भी होगे कि ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है, राइट। फिर मैंने तुमको बताया था कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस ये क्रोमोसोम अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाता है। ये भले ही तुमको देखने में वियर्ड लग रहा हो, एक्स शेप का लग रहा है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये दो क्रोमोसोम है। बिल्कुल नहीं, ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है। हाँ, बट इसके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिस्टर क्यों? क्योंकि वो सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है। ये बात हो चुका है, प्लीज ऐसा मत समझना मैं हड़बड़ी में जा रही हूँ। तो देखो क्रोमोसोम ऐसा दिखे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, या फिर क्रोमोसोम ऐसा दिखे एक सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, है तो एक ही क्रोमोसोम। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क बस इतना है कि ये एक सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। जाइगोट में होता क्या है? तो जाइगोट में देखो क्या होता है, हमारे जाइगोट में ऐसे करके एक एक क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब एक एक क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं। अगर तुम इनको डॉटर सेल्स में बांटने का कोशिश करो तो तुम सोचोगे यहां से 23 उठा लो ऐसे वाले, और यहां से 23 उठा लो ऐसे वाले, तो 23 हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मां के पास 46 क्रोमोसोम्स है तो यहां भी 46 और यहां भी 46 आना चाहिए। ये कैसे होगा दीदी? देखो ये क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपना जेरोक्स कॉपी तैयार करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना प्लीज, अब ध्यान से सुनो, अभी भी अगर तुमसे कोई पूछ ले कि जेरोक्स कॉपी क्रिएट होने के बाद भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, क्या तुम 92 बोलोगे? नहीं, अभी भी तो 46 ही बोलोगे। याद रखना कि रेप्लिकेशन तो हो गया है, लेकिन ये सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, तो ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क इतना है कि पहले ऐसा दिखता था, अब रेप्लिकेशन के बाद ऐसा दिख रहा है, बट ये है तो एक ही क्रोमोसोम। ये भी है कि है भी एक ही क्रोमोसोम, ये भी एक ही, और ऐसे करके 46 है। तो सेल डिवीजन में क्या करता है, मदर सेल रेप्लिकेशन करता है और फिर क्या करेगा पता है, फिर ऐसे यहां से ऐसे डिवाइड करेगा
जेरोक्स कॉपी बना दिया, फिर इसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और ऐसे करके इसके पास 46 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे, और ऐसे करके अगेन यहाँ पे भी 46 आ गया। दीदी समझ में तो आया नहीं? फिर से समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं प्लीज़ यहाँ पे बस बताने के लिए नहीं बता रही हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो मेन मुद्दा है जो बच्चे नहीं समझ पाते। जो तुमको समझना है तभी तो तुम टॉपर बनोगे। टॉपर में क्या होता है, टॉपर को ये सारी बातें पता होती हैं अंदर ही अंदर, तो तुम्हें भी पता करना होगा। ध्यान से वेट करो, पेशेंटली समझ में आएगा। ये देखो, ये है एक मदर सेल, ठीक है, ये मदर सेल है। इस मदर सेल में अभी सेल डिवीजन नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऐसे करके कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ऐसे एक एक क्रोमैटिड वाले, एक एक क्रोमैटिड वाले कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 होंगे, ठीक है। अब माँ चाहती है कि मैं अपने डॉटर सेल्स को जब डिवाइड करके बनाऊं तो मेरे इस डॉटर को भी 46 ही मिले और इसको भी 46 ही मिले। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है दीदी? जब माँ के पास ही 46 है तो वो दोनों को 46 कैसे दे सकती है? देखो कैसे देगी। माँ क्या करेगी, माँ यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगी। रेप्लिकेशन करने के बाद सेल डिवीजन के दौरान यहां से बंटवारा कर देगी। तो तुम इमेजिन करो रेप्लिकेशन, ऐसे तुम सोचो ना, माँ के पास एक एक क्रोमोसोम था, अब रेप्लिकेशन माँ ने कर दिया। अब रेप्लिकेशन कर दिया तो इसको बीच से काट देगी और काट काट के ले बेटा तू ले ले, तू ले ले, ऐसे करके देती जा रही है। तो रेप्लिकेट होने के बाद भी, अब ध्यान से समझना, रेप्लिकेट होने के बाद जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया तब भी अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने क्रोमोसोम्स है तो तुम क्या बताओगे? दीदी अभी भी तो 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। फर्क बस इतना है कि अभी दो दो क्रोमैटिड्स वाले 46 क्रोमोसोम्स हैं, दो दो क्रोमैटिड्स वाले, ठीक है। अब ये दो दो क्रोमैटिड्स यानी कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, हाँ बस क्रोमैटिड्स डबल हो गए हैं। क्रोमैटिड्स रेप्लिकेट होने के बाद डबल हो गए हैं। अब ये क्रोमैटिड्स आपस में बट जाएंगे और यहां पे 46, यहां पे 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा, एक एक क्रोमैटिड वाला, और यहां पे भी आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आया? तो लोग सोचने लग जाते हैं कि दीदी जब माँ के पास ही 46 क्रोमोसोम है तो वो इसको और इसको 46 कैसे देती है? तो ध्यान से समझना, माँ के पास यानी मदर सेल के पास, माँ जब मैं बोल रही हूँ तो अपनी मम्मी मत इमेजिन करो, मैं मदर सेल का बात कर रही हूँ। मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स तो हैं बट एक क्रोमैटिड वाले। तो माँ क्या करती है, माँ उसको डबल कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है लेकिन क्रोमैटिड्स डबल डबल हो गए। अब फिर बीच में से इसी को फाड़ के एक डॉटर इसको और इसको एक डॉटर, मतलब डॉटर्स को अपने बांटते चली जाती है। तो 46 इस डॉटर को भी मिल गया, 46 इस डॉटर को भी मिल गया। कैसा मिला? कैसा मिला? एक एक क्रोमैटिड वाला मिला। बात सही है? तो ये जो तुम लोग देखे हो, ध्यान से समझना, जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन हो रहा है ना, ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहा माँ और बच्चों के बीच में, माँ के पास भी 46 और दोनों बच्चों के पास भी 46, ये जो सेल डिवीजन है हम इसी को माइटोसिस बोलते हैं, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस के लिए, ठीक है। हालांकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल, लेकिन याद रखना माइटोसिस में हमारा मेन होता है क्रोमोसोम नंबर को सेम रखना। और वो हम कैसे रखते हैं? रेप्लिकेशन करवाते हैं और फिर डिवीजन करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ये वाला ही मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क बस इतना है कि ये एक क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमैटिड्स वाला एक क्रोमोसोम है, ठीक है। देखो सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल समझने से पहले देखो, तुम माध्यमिक का एग्जाम दोगे अगले साल, तो अगले साल एग्जाम देने के लिए तुम आज से ही प्रिपरेशन कर रहे हो। उसी प्रकार सेल डिवीजन नामक इस एग्जाम को देने के लिए सेल को भी काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सेल को भी सेल डिवीजन करने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। पहले भाई हर इंसान तैयारी करता है, फिर जाके एक्चुअल वो काम करता है, चाहे वो एग्ज़ाम देना हो। उसी तरीके से सेल भी पहले प्रिपरेशन करता है और उसके बाद एक्चुअल में जाके
सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। हम जानते हैं कि सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है, माइटोसिस, मायोसिस और अमाइटोसिस, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एक स्टेज है जहाँ पे सेल प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। कोई तुमसे अगर ब्रीफली पूछे कि इंटरफेज क्या होता है, तो तुम बोलना कि वो फेज जहाँ पे सेल अपने आप को तैयार कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है दीदी, ये तैयारी आखिर सेल क्या क्या करता है इस तैयारी में? जैसे हम तो एग्जाम की तैयारी में टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, हम स्कूल के एग्जाम्स देते हैं, तो सेल अगर तैयारी कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, तो किस प्रकार का तैयारी कर रहा होगा? समझ पा रहे हो? तो सेल डिवीजन करने के लिए सेल पहली बात तो अपना साइज ग्रो करता है। क्यों, क्या जरूरत है ग्रो करने का? तुम इमेजिन करो कि ये एक मदर सेल है, ये डिवाइड करे, डॉटर सेल प्रोड्यूस करे, फिर ये डिवाइड करे, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करे। ऐसे तो जो साइज है वो सेल का छोटा होता रहेगा। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम चाहते हैं कि डॉटर सेल्स और मदर सेल्स का साइज सेम रहे। तो इसीलिए सेल डिवीजन के दौरान प्रिपरेशन के समय ही सेल अपना साइज बड़ा कर देता है, साइटोप्लाज्म बढ़ा लेता है, सो दैट जब डिवीजन हो तो फिर जो डॉटर सेल बने वो भी काफ़ी बड़ा बने। फिर जब कल को ये डॉटर सेल मदर सेल बनेगा तो ये भी अपना साइज बड़ा करेगा, ताकि इससे जो डॉटर सेल बने वो भी बड़ा हो। तो यहाँ पे सेल ग्रो करता है। ठीक है, दूसरी बात, सेल डिवीजन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एनर्जी टेकिंग है। तुम भी एग्जाम में बैठे बैठे 2 घंटे तक जब एग्जाम देते हो तो बहुत ज़्यादा लगता है कि यार कितना ज़्यादा एनर्जी लग गया, कितने ज़्यादा हम एग्जॉस्ट हो गए, थक गए। उसी प्रकार सेल डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है। और हमेशा याद रखना, ये प्लीज़ याद रखना है तुम्हें, कि डीएनए जो है ना, डीएनए से एक चीज़ बनता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए। आगे खैर आएगा ये टॉपिक, ठीक है। आरएनए क्या होता है डिटेल में बात करेंगे, जैसे डीएनए का डिटेल में बात किए थे, आरएनए का भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन डीएनए से बनता है आरएनए, और इस प्रोसेस, प्लीज़ प्रोसेस का नाम याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब अगर सवाल ये है कि दीदी हम प्रोटीन बनाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, तो देखो हमें चाहिए एनर्जी, सेल को चाहिए एनर्जी सेल डिवीजन करने के लिए, और एनर्जी के लिए हमें चाहिए एंजाइम, एंजाइम के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए आरएनए, और आरएनए के तो डीएनए चाहिए ही। तो इन शॉर्ट एनर्जी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए ही चाहिए, और एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि हम पहले डीएनए से आरएनए बनाते हैं, फिर आरएनए ही वो है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और प्रोटीन है जिससे एंजाइम बनेगा और एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए प्रिपरेशन वाले स्टेज में बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन प्रोटीन्स बनाने के लिए आरएनए को तो बनना पड़ेगा ना। तो आरएनए सिंथेसिस होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है इस पूरे प्रिपरेशन में। तीसरा, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन भी तो होना है, अभी तुम लोग देखे थे, कैसे होगा हम बात करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सेल ग्रो होना, आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, डीएनए रेप्लिकेशन होना, ये इवेंट नंबर 1, ये इवेंट 2, ये इवेंट 3, इवेंट 4, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है एक के बाद एक, ये जो लगातार इवेंट्स चलते जा रहा है, इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम सेल साइकिल बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे कि सेल साइकिल क्या होता है, तो तुम बोलना कि देखो सेल डिवीजन से पहले सेल को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि इंटरफेज आता है, और इंटरफेज में भी काफ़ी सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कि एक के बाद ये काम सेल करता है। तो उन्हीं सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो कि सेल डिवीजन से पहले किया जाता है, उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं, कि सेल का पूरा साइकिल है कि वो प्रिपेयर करता है। और प्रिपेयर कैसे करता है? सेल ग्रो करके, आरएनए बना के, प्रोटीन बना के, डीएनए रेप्लिकेशन, इस तरीके से प्रिपेयर करके फिर जाके सेल डिवीजन करता है। तो वही जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है, हम उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है कि सेल साइकिल क्या हो।